द रिनाइसेंस यानी एज जो इसका कार्यकाल जो है 1500 से लेकर के 1660 के बीच में है और इसे जो अर्ली मॉडर्न पीरियड कहा जाता है। इसके बाद देखिए हम सीक्वेंस से देख लेते हैं। पहला है एलिजाबेथन एज, इसका कार्यकाल जो है 1558 से 1603 है। इसके बाद है जैकोबियन एज जो 1603 से 1625 है। कैरोलिन एज जो 1625 से 1649 के बीच को कहा जाता है। उसको देखिए यहीं पे है, यानी कॉमनवेल्थ एज या इसी को पुरिटन एज भी कहा जाता है। इसका समय काल है 1649 से 1660 के बीच है। द न्यू क्लासिकल एज यानी इसी के अंतर्गत सारा आता है। तो न्यू क्लासिकल एज के अंतर्गत कितना आता है तो 1660 से लेकर 1798। अब इसी के अंदर ये सारा आ जाएगा। रिस्टोरेशन एज इसका कार्यकाल जो है यह था 1660 से 1700 के बीच में था और इस समय फेमस जो है राइटर कौन से तो जॉन ड्राइडन थे। किसके समय तो रिस्टोरेशन एज के साथ। उसको देखिए अगस्तन एज जो है 1700 से लेकर के 1745 के बीच में चला था और इस समय जो है जेन ऑस्टन जो है फेमस जो है राइटर थे। रोमांटिक एज का कार्यकाल जो है 1745 से 1837 तक है और इस समय जो है फेमस जो राइटर थे वो तो वुडवर्थ थे और एस.टी. कोलेरिज थे, जॉन किट्स थे, बायरन थे, पी.वी. शैली थे और रॉबर्ट सौडिक, ये सब इस समय के फेमस राइटर थे। उसके बाद देखिए अगला आता है यानी विक्टोरियन एज का कार्यकाल जो है ये 1837 से 1901 है। उसके बाद अगला आता है मॉडर्न पीरियड एज का कार्यकाल जो है 1901 से 1945 के बीच में है और इस समय मॉडर्न पीरियड एज के समय में टी.एस. इलियट जो है ये बहुत फेमस थे। इन्होंने जो है वेस्टलैंड लिखा था जो रूसी के किसान पे आधारित है। उसके बाद अगला देख लेते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड, ये जो है 1945 से लेकर टिल नाउ यानी अभी तक के समय को कहा जाता है। यानी एक बार और देख लेते हैं। एलिजाबेथन एज के बाद आया जैकोबियन एज के बाद आया कैरोलिन के बाद कॉमनवेल्थ एज या पुरिटन एज कहते हैं इसी को। न्यू क्लासिकल एज पीरियड आया। उसके बाद देखिए रिस्टोरेशन एज आया, अगस्तन एज आया। उसके बाद देखिए रोमांटिक एज आया। रोमांटिक एज के बाद जो है विक्टोरियन एज आया। उसके बाद जो है मॉडर्न पीरियड आया। मॉडर्न पीरियड के बाद जो है पोस्ट मॉडर्न पीरियड आया। अब इसमें पूछता है कि रोमांटिक एज का जो है समय बताइए तो 1745 से 1837 है और इस समय जो है वुडवर्थ हो गया, कोलेरिज हो गया, किट्स हो गया, बायरन हो गया, सैडी हो गया और सऊदी हो गया, ये सब फेमस राइटर थे। उसके बाद बीच में पूछ लेता है कि मतलब कॉमनवेल्थ एज या पुरिटन एज का समय बताइए तो इसका जो है 1649 से 1660 के बीच को कहा जाता है। उसके बाद पूछेगा एलिजाबेथन एज का कार्यकाल जो है 1558 से 1603 के बीच में है। जैकोबियन एज का पूछेगा तो 1603 से 1625 के बीच में है। उसके बाद रिस्टोरेशन एज का पूछेगा बीच में तो 1660 से लेकर 1700 के बीच में है। न्यू क्लासिकल एज का पूछेगा तो 1600 से लेकर 1798 का बीच में हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछ लेगा आपसे विक्टोरियन एज का, तो विक्टोरियन एज जो है जस्ट मॉडर्न रोमांटिक एज के बाद आता है तो 1837 से 1901 के बीच में हो जाएगा। द सब्जुगेशन ऑफ वोमेन, इस पुस्तक के लेखक जो है जॉन मिल है और यह एक सब्जुगेशन का अर्थ क्या होता है तो गुलाम होता है। उसके बाद अगला देख लेते हैं मोनोड्रामा ऑफ लॉर्ड टेनिसन, यानी मोनोड्रामा जो है लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा गया था। उसका मतलब नाम क्या है तो उसका नाम है मड नाम है। जो मोनोड्रामा जो होता है ये एक ही कैरेक्टर पर आधारित पुस्तक होता है। उसके बाद देखिए आर्ट फॉर आर्ट से, इस पुस्तक के लेखक कौन है तो ऑस्कर वाइल्ड है। अगला देख लेते हैं द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, यानी इस पुस्तक के लेखक कौन है तो चार्ल्स डिकेंस इस पुस्तक के लेखक है और इसी पुस्तक में लिटिल नील नामक कैरेक्टर है। यानी ऑल क्यूरियोसिटी शॉप के लेखक कौन है चार्ल्स डिकेंस, कैरेक्टर कौन है तो लिटिल नील है। अगला देख लेते हैं जज द ऑब्सक्यूर, यानी जज द ऑब्सक्यूर, यानी यह जो है थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया और यह थॉमस हार्डी का यह लास्ट नॉवेल है और इसमें जो है कैरेक्टर है लिटिल टाइम का कैरेक्टर है। यानी जज द ऑब्सक्यूर यह थॉमस हार्डी का लास्ट नॉवेल है जिसमें लिटिल टाइम नामक कैरेक्टर है। अगला देख लेते हैं एडोनिस क्या है तो एडोनिस एक इलीजी है और यह जो है पी.वी. शैली के द्वारा लिखा गया है। यानी एडोनिस के लेखक कौन है तो पी.वी. शैली है और यह एक इलीजी है। लेकिन पी.वी. शैली ने यह जॉन किट्स के मृत्यु के ऊपर लिखा था। उसके बाद देखिए रस्किन बॉन्ड, यानी रस्किन बॉन्ड इंटरेस्ट इन सोशल इकोनॉमी, यानी यह किस में चर्चा किया गया है तो रस्किन बॉन्ड क्या था इंटरेस्ट था इन सोशल इकोनॉमी। यह अनटू दी लास्ट में जो है चर्चा इसका जिक्र किया गया है। उसको देखिए रोमांटिक पोएट को जो है पॉन्ड पोएट या लेक पोएट कहा जाता है। यानी रोमांटिक पोएट को पॉन्ड पोएट या लेक पोएट किसने कहा था
तो ये 3 व्यक्ति ने कहा था, वुडवर्थ ने, कोलेरिज ने और सॉडी ने कहा था। यानी रोमांटिक पोएट को पॉन्ड पोएट या लेक पोएट किसने कहा था, तो वुडवर्थ, कोलेरिज और सॉडी ने कहा था। अगला पुस्तक देख लेते हैं, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। ये द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड ये पुस्तक जो है टेनिसन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, तो टेनिसन के द्वारा लिखा गया है। और इस पुस्तक में जो है द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड पुस्तक में द क्रीमियन वार की चर्चा है, यानी क्रीमियन वार की चर्चा है, जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो टेनिसन के द्वारा लिखा गया। पुस्तक का नाम क्या है, तो द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिज पुस्तक का नाम है। एक बार हम रिवीजन करेंगे, द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन जॉन मिल्क के द्वारा लिखा गया है। मोनोड्रामा पोएम जो है किसके द्वारा लिखा गया है, टेनिसन के द्वारा, उसका नाम है मड है। उसके बाद आर्ट फॉर आर्ट सेट यह लाइन जो है ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है। द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप ये जो है चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। उसके बाद लिटिल टाइम, इसी में क्या है, तो द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप में जो है लिटिल टाइम नामक कैरेक्टर किसने क्रिएट किया है, तो चार्ल्स डिकेंस ने किया है। उसको देखिए जज द ऑब्सक्यूर, इसमें जो है इसमें जो है द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप में जो है लिटिल नील नामक कैरेक्टर चार्ल्स डिकेंस ने क्रिएट किया है। जबकि जज द ऑब्सक्यूर नामक नॉवेल में जो है लिटिल टाइम नामक कैरेक्टर जो है थॉमस हार्डी ने क्रिएट किया है। एडोनिस इलिची है जो पीबी शैली के द्वारा लिखा गया है कि जॉन क्रिस्ट की मृत्यु के ऊपर। रस्किन बॉर्न जो है यह इंटरेस्ट था सोशल इकोनॉमी, यह अनटू दिस लास्ट में जो है चर्चा किया गया। रोमांटिक पोएट जो है को पॉइंट पोएट या लेक पोएट कहा जाता है, तो वुडवर्थ ने कहा था, कोलेरिज ने और सॉडी, इन तीनों ने कहा था। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड जो है यह टेनिसन के द्वारा लिखा गया है, इसमें क्रीमियन वार की चर्चा है। मिडिल इंग्लिश पोएट, इसका कार्यकाल जो है 1066 से 1500 के बीच में है। और इस समय जो है एलिटेरेटिव वर्स का यूज होता है। कोई इसका तो एलिटेरेटिव वर्स का यूज होता था। अब है अगला पुस्तक देखते हैं, कैंटरबरी टेल्स। इसके लेखक कौन है, तो जॉफरी चौसर यह इसके लेखक है। और यह जो है एक हीरोइक कपलेट का इसमें यूज हुआ है। यानी पूछेगा किस वर्स का यूज हुआ है, तो इसमें जो है हीरोइक कपलेट वर्स का यूज हुआ है। किसमें, कैंटरबरी टेल्स में जो है हीरोइक कपलेट वर्स का यूज हुआ है, जो जॉफरी चौसर के द्वारा लिखा गया है। और इसमें जो है कलेक्शन ऑफ 24 स्टोरी, यानी 24 स्टोरी का कलेक्शन है, जो 30 पिलग्रिम के द्वारा कहा गया है। इसमें जो है 30 पिलग्रिम जो होता है यह थॉमस बेकेट के जर्नी को देखने के लिए क्या है, तो साउथ वार्ड जो इंग्लैंड में पड़ता है वहां से यह कैंटरबरी जाता है। यानी इंग्लैंड में एक जगह है साउथ वार्ड से कैंटरबरी ये लोग जाते हैं। कौन, तो ये 30 पिलग्रिम, यानी किसके जर्नी को देखने के लिए, तो थॉमस बेकेट के जर्नी को देखने के लिए। इसमें कैरेक्टर कौन कौन सा है, तो द मिरर का कैरेक्टर है, द नाइट का कैरेक्टर है। नाइट मतलब होता है बहादुर, बहादुर का इसमें एक पद था। तो द मिरर हो गया, द नाइट हो गया। उसको देखिए पार्डोनर का कैरेक्टर है, द पार्डोनर। उसके बाद द होस्ट हो गया, द पार्सन हो गया। उसके बाद देखिए द समर, क्या लिखा हुआ है, सुमोनर क्या है, तो सुमोनर, यानी सुमोनर का कैरेक्टर है। यानी एक बार इसको हम फिर से देखते हैं, कैरेक्टर द मिलर हो गया, द नाइट हो गया, द पार्डोनर हो गया, द होस्ट हो गया, द पर्सन हो गया। उसके बाद देखिए द सुमोनर क्या है, तो सुमोनर का कैरेक्टर है। इसको देखिए द कैंटरबरी टेल्स में जो है थीम क्या है, तो इसका थीम है रिन्यूअल है। रिन्यूअल का अर्थ होता है पुनर्जन्म, यानी पुनर्जन्म एक तरह से होता है, ठीक है। तो रिन्यूअल का इसमें थीम दिया गया है। अब देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण लाइन है। इसमें एक लाइन है, नो एम्प्टी हैंडेड मैन कैन ल्यूर अ बर्ड, यानी नो एम्प्टी हैंडेड मैन कैन ल्यूर अ बर्ड, यानी अगर किसी आदमी का अगर खाली हाथ है तो उसके पास एक बर्ड भी नहीं आता है। उसके बाद देखिए इट गोल्ड रस्ट देन व्हाट आयरन कैन डू, यानी इट कैन रस्ट देन व्हाट आयरन कैन डू, यानी अगर जब लोहे सोना में ही जंग लग जाए तो आयरन यानी लोहा क्या कर सकता है। यह भी लाइन कहाँ से लिया गया है, तो कैंटरबरी टेल्स से लिया गया है। ऊपर वाला लाइन भी कहाँ से लिया गया था, तो कैंटरबरी टेल्स से लिया। उसके बाद देखिए अगला लाइन जो इसमें दिया गया है, यूथ में आउटरन द ओल्ड, यूथ मैन आउटरन द ओल्ड बट नॉट आउटविट, यानी इसका अर्थ ये हो गया कि अगर युवा जो है ओल्ड आदमी से यानी बूढ़े आदमी से तेज दौड़ सकता है, मगर बट मतलब मगर या लेकिन नॉट आउटविट, यानी उससे समझदार नहीं होता है। अगला देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ प्ले या स्टोरी क्या कहलाता है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्ले या स्टोरीज को कहते हैं प्रोलॉग्यू कहलाते हैं। क्या कहते हैं, प्रोलॉग्यू। उसके बाद देखिए ली मोट डी आर्थर के लेखक कौन है, तो ली मोट डी आर्थर पुस्तक के लेखक है सर थॉमस मेलोरी है। कौन है, तो सर थॉमस मेलोरी है। यानी एक बार रिवीजन करेंगे, कैंटरबरी टेल्स के लेखक कौन है, तो जॉफरी चौसर है। यह हीरो कपलेट वर्स का यूज किया गया है। ये कलेक्शन ऑफ 24 स्टोरीज का कलेक्शन है जो 30 पिलग्रिम के द्वारा कहा गया है। इसमें जो है 30 जो पिलग्रिम यानी पिलग्रिम मतलब 30 जो यात्री होते हैं वो जो है थॉमस बेकेट के जर्नी को देखने के लिए साउथ वार्ड से कैंटरबरी जा रहे थे। तो ये जगह कहाँ है, तो इंग्लैंड में है।
इसमें जो है द नाइट का प्रमुख कैरेक्टर है, उसके बाद पाडोरन का कैरेक्टर है। इसका थीम क्या है, तो इसका थीम है रिन्यूअल है। इसमें लाइन है नो एम्प्टी हैंडेड मैन कैन ल्यूर अ बर्ड। उसके बाद एक और लाइन है इट गोल्ड रस्ट देन व्हाट आयरन कैन डू। अगला लाइन है यूथ में आउटरन द ओल्ड बट नॉट आउट विथ। उसके बाद देखिए इसका जो है इंट्रोडक्शन ऑफ द प्ले या स्टोरी कहलाता है, प्रोलोगियो कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोलोगियो कहलाता है। उसके बाद देखिए ली मोर्ट डी आर्थर, ये 1835 में लिखा गया। किसके द्वारा? सर थॉमस मेलोरी के द्वारा लिखा गया है। ट्रायलस एंड क्रेसिडा, ये पुस्तक जो है यह जॉफरी चौसर के द्वारा लिखा गया है। यह एक क्या है, तो ट्रेजिक लव स्टोरी है जो ट्रोजन वार पर आधारित है। कौन सा पुस्तक? तो ट्रायलस एंड क्रेसिडा पुस्तक जो है ये जो है ट्रोजन वार पर आधारित है और ये एक ट्रेजिक लव स्टोरी है। इसमें जो है ट्रायलस एक राजा होता है, ठीक है, ट्रायलस एक राजा होता है और क्रेसिडा क्या होती है, तो रानी होती है। इसमें जो है पांडारस की कैरेक्टर है और डायोमेड का कैरेक्टर है, ठीक है। यानी ट्रायलस एंड क्रेसिडा ये जॉफरी चौसर के द्वारा लिखा गया है, जो ट्रोजन वार पर आधारित पुस्तक है, जो एक ट्रेजिक का है, तो लव स्टोरी है। इसमें ट्रायलस हो गया, क्रेसिडा और पांडारस का कैरेक्टर है और इसमें डियोमेड का भी कैरेक्टर है। उसके बाद देखिए अगला पुस्तक हम लोग देख लेते हैं, तो बुक ऑफ द डचेज। द बुक ऑफ द डचेज के लेखक कौन है? तो इसके भी लेखक जॉफरी चौसर है। यानी द बुक ऑफ द डचेज का पुस्तक के लेखक कौन है? तो यानी जॉफरी चौसर। डचेज का अर्थ क्या हो गया? यानी बुक ऑफ द डचेज, डचेज मतलब होता है रानी, डच मतलब होता है मतलब सम्राट होता है, जबकि डच मतलब क्या होता है? रानी होती है। उसके बाद देखिए द बुक ऑफ द डचेज यह एक इलीजी बुक है जो जॉफरी चौसर के द्वारा लिखा गया है। और यह पुस्तक किसके ऊपर लिखा गया है? तो ये जो है बलेंचे के ऊपर लिखा गया है, बलेंचे ऑफ लैंडकास्टर। लैंडकास्टर जगह का नाम है, यानी लैंडकास्टर के बलेंचे जो एक महिला होती है उसके ऊपर लिखा गया है, जो फर्स्ट वाइफ ऑफ जॉन गॉन्ट के फर्स्ट वाइफ है। यानी जॉन गॉन्ट के क्या है, तो फर्स्ट वाइफ है कौन? तो बलेंचे, जो लैंडकास्टर की रहने वाली है। इसी के ऊपर जो है यह इलीजी लिखा गया है, ठीक है। अगला देख लेते हैं पियर्स प्लॉमैन। इसके लेखक कौन है? तो विलियम लैंगलैंड है। पियर्स प्लॉमैन क्या है? तो ये विलियम लैंगलैंड की पुस्तक है जो है ट्रू क्रिश्चियन लाइफ पर आधारित है। यानी क्रिश्चियन लाइफ के सच्ची घटना पर यह आधारित पुस्तक है, यानी वहाँ किस तरह के लोग रहते हैं उसके ऊपर आधारित है। यानी पियर्स प्लॉमैन में विल और पियर्स का जो है कैरेक्टर है। अगला देख लेते हैं कॉन्फेस्टो एमोंटिस। तो यानी कॉन्फेस्टो एमोंटिस यह जो है जॉन गोवर के द्वारा लिखा गया है। यानी कॉन्फेस्टो एमोंटिस यह जॉन गोवर के द्वारा लिखा गया है। और इसमें एक कॉन्फेस्टो क्या कहते हैं, कॉन्फेसियो एमोंटिस में जो है एक प्रमुख लाइन है लव इज अ थिंग दैट इज एज वाइल्ड एज फायर। यानी लव इज अ थिंग, प्यार एक क्या है, तो थिंग है, दैट इज एज वाइल्ड एज फायर। यानी इस क्या है, तो इश्क एक आग का दरिया है जिसे तैरकर जाना है। इसका अर्थ ये होता है कि इश्क एक आग का दरिया है जिसे तैरकर जाना है, ठीक है। यानी कॉन्फेस्टो एमोंटिस या जॉन गोवर के द्वारा लिखा गया। इसमें एक लाइन है लव इज अ थिंग दैट इज एज वाइल्ड एज फायर। यानी इस एक आग का दरिया है जिसे तैरकर जाना है। उसका पियर्स प्लॉमैन के लेखक कौन है? तो विलियम लैंगलैंड हो गया। इसमें ट्रू क्रिश्चियन लाइफ के ऊपर आधारित है, ठीक है। अगला बुक है द बुक ऑफ द डचेज। इसके लेखक है जॉफरी चौसर है। इसलिए एक इलीजी बुक है जो ब्लेंचे नामक महिला के ऊपर लिखा गया, जो फर्स्ट वाइफ ऑफ किसका है, तो जॉन गॉन्ट का है। उसका देखिए ट्रायलस एंड क्रेसिडा यह जॉफरी चौसर के द्वारा लिखा गया है, जो क्या है, तो ट्रायलस एंड क्रेसिडा जो है यह ट्रोजन वार पर आधारित एक ट्रेजिक लव स्टोरी है। इसमें जो ट्रायलस हो गया, क्रेसिडा हो गया, पांडारस हो गया, उसके बाद देखिए डायोमेड नामक कैरेक्टर है। अब क्वेश्चन पूछ लेता है कि जॉफरी चौसर, उसके बाद देखिए विलियम लैंगलैंड, उसके बाद कौन था, तो जॉन गोवर, ये सब जो है किस समय के कवि है, यानी राइटर है। तो ये जो है मिडिल इंग्लिश पीरियड के राइटर है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं रिविलेशन ऑफ डिवाइन लव के लेखक कौन है, तो जूलियन ऑफ नॉर्विच इसके लेखक है। यानी नॉर्विच का जूलियन नाम है, नॉर्विच क्या है, तो जगह है। यानी रिविलेशन ऑफ डिवाइन लव के लेखक कौन है, तो जूलियन ऑफ नॉर्विच है। उसका देखिए द रिनाइसेंस जो है यह 14th सेंचुरी में इटली में यह स्टार्ट हुआ था। कहाँ से, तो 14th सेंचुरी इन इटली स्टार्ट। द रिनाइसेंस यानी स्टार्ट हुआ था 14th सेंचुरी इन इटली में। फादर ऑफ रिनाइसेंस किसे कहा जाता है, तो यह फ्रांसिस्को पेट्रार्च को कहा जाता है। यानी फादर ऑफ रिनाइसेंस कहा जाता है, फ्रांसिस्को पेट्रार्च को कहा जाता है। फादर ऑफ इटालियन सोनेट किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ इटालियन सोनेट जो है यह भी पेट्रार्च को कहा जाता है। यानी फादर ऑफ रिनाइसेंस के फादर कौन है, तो फ्रांसिस्को पेट्रार्च है। और फादर ऑफ इटालियन सोनेट इसके भी कौन है, तो पेट्रार्च है।
उसके बाद है फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट कौन है, तो फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट या फर्स्ट इंग्लिश पोएट टू यूज द सोनेट फॉर्म, यानी जिसने यूज किया था सोनेट फॉर्म को, तो ये हो गया सर थॉमस वाट हो गया। कौन हो गया, सर थॉमस वाट। यानी फादर ऑफ इटालियन सोनेट पूछेगा तो पेट्रार्च हो जाएगा, फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट पूछेगा तो सर थॉमस वाट हो जाएगा। और इसी को दूसरा लैंग्वेज पूछ सकता है कि फर्स्ट इंग्लिश पोएट टू यूज द सोनेट फॉर्म, यानी इंग्लिश जब ये लग जाए तो सर थॉमस वाट हो जाएगा। ओलिवर ट्विस्ट के लेखक कौन है, तो ओलिवर ट्विस्ट के लेखक है चार्ल्स डिकेंस हो गया। उसके बाद है ए मैन फॉर ऑल सीजन कॉल्ड क्या कहलाता है, तो ए मैन फॉर ऑल सीजन या किसे कहा, मतलब किसे कहा जाता है, कहलाता है या किसे कहा जाता है, तो यह थॉमस मोर को कहा जाता है। ए मैन फॉर ऑल सीजन किसे कहा जाता है, तो थॉमस मोर को कहा जाता है। इसी के एक पुस्तक है यूटोपिया। यूटोपिया इसके लेखक कौन है, तो सर थॉमस मोर है। टोन का हिस्सा है, तो टोन जो है नेरेटिव है। इसका अपोजिट क्या होता है, यूटोपिया का अपोजिट होता है डायस्टोपिया होता है। ए परफेक्ट सोसाइटी कम्युनिज्म, यानी जिस ऐसा सोसाइटी जो सब में सब क्या हो तो समान हो, तो ये परफेक्ट सोसाइटी कम्युनिज्म इसमें चर्चा है। उसको इसमें कैरेक्टर कौन कौन सा है, तो यूटोपिया में जो है राफेल हैथलोवे का कैरेक्टर है। उसके बाद देखिए थॉमस मोर का कैरेक्टर है। उसके बाद देखिए द यूथोपियंस का कैरेक्टर है, यानी यूथोपिया के राइटर कौन है, तो सर थॉमस मोर है। इसमें टोन कैसा है, तो नैरेटिव टोन का यूज किया गया है। इसका अपोजिट होता है डायस्टोपिया होता है। ये क्या है, तो ये परफेक्ट सोसाइटी कम्युनिज्म पर आधारित पुस्तक है। उसके बाद इसका में कौन कौन सा कैरेक्टर है, इसमें जो है राफेल हैथलोवे का कैरेक्टर है, थॉमस मोर का कैरेक्टर है, द यूथोपियन का कैरेक्टर है, यूथोपियंस का कैरेक्टर है। ठीक है, अब जो सर थॉमस मोर को जो है ए मैन फॉर ऑल सीजन कहा जाता है, और इसे ही फाउंडर ऑफ इंग्लिश ह्यूमनिज्म भी कहा जाता है। यानी फाउंडर ऑफ इंग्लिश ह्यूमनिज्म किसे कहा जाता है, तो सर थॉमस मोर को कहा जाता है। और ए मैन फॉर ऑल सीजन भी सर थॉमस मोर को कहा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं हुसो क्या लिखा है, हुजो लिस्ट टू हंट, क्या है, तो हुजो लिस्ट टू हंट। इसके लेखक कौन है, तो सर थॉमस वाट है, सर थॉमस वाट है। इसमें एक लाइन दिया गया है, डू नॉट टच मी फॉर आई बिलोंग टू सीजर, यानी सीसर क्या है, तो सीसर। कैसे, डू नॉट टच मी फॉर आई बिलोंग टू सीसर, यानी यह लाइन किससे लिया गया है, तो हुसो लिस्ट द हंट से लिया गया है, जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो सर थॉमस वाट के द्वारा लिखा गया है। अब है लिरिक पोएम। लिरिक पोएम क्या होता है, तो यह एक शॉर्ट पोएम होता है। लिरिक पोएम होता है एक शॉर्ट पोएम होता है, ऑफन यानी रिटन इन फर्स्ट पर्सन, यानी अक्सर जो है ये फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है। टू एक्सप्रेस वंस पर्सन फीलिंग, यानी जो अपने फीलिंग को क्या करता है, फीलिंग को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, यानी दूसरे के साथ, मतलब अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, यानी लिरिक पोएम का अर्थ हो गया शॉर्ट पोएम हो गया, ऑफन रिटन इन फर्स्ट पर्सन हो गया, टू एक्सप्रेस वंस पर्सन फीलिंग हो गया। उसके बाद हो गया अगला देख लेते हैं द सूटेड सीजन के लेखक कौन है, तो हेनरी हॉवार्ड है, हेनरी हॉवार्ड है। द सूटेड सीजन के लेखक कौन है, तो हेनरी हॉवार्ड है। एनीड पुस्तक के लेखक कौन है, तो वर्जिल इसके लेखक है, जिसमें जो है ब्लैंक वर्स का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है, तो ब्लैंक वर्स का, यानी एनीड पुस्तक के लेखक वर्जिल है, इसमें ब्लैंक वर्स का यूज हुआ है। और इसका इंग्लिश ट्रांसफर किसने किया, तो एनीड के लेखक है वर्जिल, जबकि एनीड पुस्तक के इंग्लिश ट्रांसलेट किया है तो यह हेनरी हॉवार्ड ने किया है। यानी आपसे पूछेगा एनीड पुस्तक के इंग्लिश ट्रांसलेट किया है तो हेनरी हॉवार्ड ने किया है, जबकि एनीड पुस्तक के लेखक कौन है, तो वर्जिल है, ब्लैंक वर्स में इसे लिखा गया है। अब है यहाँ से मॉडर्न जो है इंग्लिश का स्टार्ट हो जाता है। एमोरिटी के लेखक कौन है, तो एडमंड स्पेंसर है, जो 1595 में इसे लिखा था। एमोरिटी के लेखक एडमंड स्पेंसर 1595 में लिखा था। यह एक सोनेट सीक्वेंस ऑफ नवासी, यानी इसके यह नवासीवां क्या है, सोनेट का एक क्या है, तो सीक्वेंस है। यह जो है कंप्लीट लव की इसमें चर्चा की गई है। यानी जो एडमंड स्पेंसर जो है ये खास करके कंप्लीट लव के बारे में लिखते थे, जबकि शेक्सपियर जो है यह इनकम्प्लीट यानी लव के बारे में लिखा था, यानी अधूरा प्रेम के बारे में ज़्यादा चर्चा करते थे। उसके बाद एपिथेलमियन यह भी 1595 में, यह एक वेडिंग पोएम है, और वेडिंग पोएम है, यह भी एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया है। इसमें जो है एक लाइन है, वेक नाउ लव अवेक फॉर इट इज टाइम, क्या है, तो वेक नाउ लव अवेक फॉर इट इज टाइम, रोजी मॉड लॉन्ग सिंस लेफ्ट
थिथन्स वेट, यानी यह लाइन कहाँ से लिया गया तो एपिथेलियन से लिया गया है। वेक नाउ लव अवेक फॉर इट इज टाइम, यानी रोजी मॉर्न लॉन्ग सिंस लेफ्ट थिथन्स वेट, यानी ये देखिए यहाँ पे एक जो यूज हुआ है थिथन्स वेट, यह एक एलूशन फिगर ऑफ स्पीच में पूछेगा क्या है, तो यह एक एलूजन है। क्या है तो एल्यूजन का यूज किया गया है, यानी किसी भी चीज को मतलब ना होकर पर्सनली दिखाने के लिए उसे ही एल्यूजन का प्रयोग किया गया है। यह तो इसकी चर्चा कहाँ किया गया है तो होमर की एक पुस्तक है, यानी कौन सा तो इलियड एंड ओडिसी, यानी ओडिसी यानी इलियड, होमर की पुस्तक इलियड और ओडिसी में यानी ईओएस एंड किसका थिथन्स की चर्चा है। तो एक बार देख लेते हैं एनिट। एनिट के लेखक कौन है तो वर्जिल है जो ब्लैंक वर्ड्स में लिखा है, जबकि इसके इंग्लिश ट्रांसलेट है हेनरी हावर्ड है। इस एनोरिटी के लेखक एडवेंट स्पेंसर है। इसमें जो एक सोनेट ऑफ 89वां सोनेट का है, कंप्लीट लव की चर्चा है। एपिथेलियन यह जो है वेडिंग पोएम है जो एडवेंट स्पेंसर के द्वारा लिखा गया है। इसमें एक लाइन है अवेक नाउ लव अवेक फॉर इट इज टाइम रोजी मून लॉन्ग सिंस लेफ्ट थिथन्स वेट, यानी यह होमर की पुस्तक जो है इलियड एंड ओडिसी में इसकी चर्चा है, यानी इस पॉइंट का थिथन्स वेट का चर्चा है, जबकि यह लाइन लिया गया है एपिथेलियन से। इसी में जो है ईओस और थिथन्स की चर्चा है। इसमें एलूजन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। प्रोथेल्मिया यह जो है यह भी एक मैरिज पोएम है जिसमें जो है 2 नोबेल सिस्टर की चर्चा है। यह भी एडवेंट स्पेंसर के द्वारा लिखा गया था, कब तो 1596 में, यानी यह भी क्या है तो एक सोनेट है। यानी प्रोथेल्मिया जो है 1596 में मैरिज पोएम है जो एडवेंट स्पेंसर के द्वारा लिखा गया था। यह 2 नोबेल सिस्टर पर आधारित है। अब इसमें जो है एक महत्वपूर्ण लाइन है, यानी स्वीट टेबेम्स क्या है तो स्वीट टेबेम्स रन सॉफ्टली टिल आई इंड माई सॉन्ग, यानी इसमें एक लाइन है, कौन सा लाइन है तो यानी स्वीट टेबेम्स रन सॉफ्टली टिल आई इंड माई सॉन्ग, यानी यह लाइन कहाँ से लिया गया तो प्रोथेल्मियन से लिया गया है। इसमें जो है इस लाइन में किस चीज का यूज किया गया है तो यानी एपोस्ट्रोफी डिवाइस का यूज हुआ है। यानी फिगर ऑफ स्पीच में कौन सा डिवाइस यूज हुआ है तो एपोस्ट्रोफी डिवाइस का यूज हुआ है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो चीज अनुपस्थित होता है या निजी वस्तु से बात होता है तो उसे ही क्या कहते हैं एपोस्ट्रोफी कहते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं सोनेट। सोनेट में जो है 14 लाइन होता है, जबकि स्टैंडर्ड में कोई लाइन जो है फिक्स नहीं होता है। फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजी किसे कहा जाता है तो क्रिस्टोफर मार्लोई को कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश क्या कहते हैं इंग्लिश फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजी किसे कहा जाता है तो यह क्रिस्टोफर मार्लोई को कहा जाता है। इनका जन्म जो है कहाँ तो कैंटरबरी यानी इंग्लैंड में हुआ था। कैंटरबरी कहाँ तो इंग्लैंड में हुआ था, यानी कब हुआ था तो 1564 में। यानी 1564 में क्रिस्टोफर मार्लोई के साथ साथ शेक्सपियर का भी जन्म इसी वर्ष हुआ था। यानी 1564 में क्रिस्टोफर मार्लोई का भी जन्म हुआ था और शेक्सपियर का भी जन्म हुआ था। अब अगला देख लेते हैं बुक जो है डॉक्टर फॉस्टर्स। इसके लेखक कौन है तो क्रिस्टोफर मार्लोई इसके लेखक है। यानी डॉक्टर फॉस्टर्स के लेखक कौन है क्रिस्टोफर मार्लोई है। और डॉक्टर फॉस्टर का थीम क्या है इस बुक का तो ह्यूमन एम्बिशन वर्सेस क्या है तो डिवाइन ऑर्डर, यानी क्या है तो इसका थीम है ह्यूमन एम्बिशन वर्सेस डिवाइन ऑर्डर, इसका थीम है। अब है डॉक्टर फॉस्टर में यह क्या है तो ये एक ट्रेजिक प्ले है। क्या है तो एक ट्रेजिक प्ले है। इसमें जो है किसकी चर्चा है तो सॉइल टू द डेविल की चर्चा है। डेविल मतलब क्या होता है डेविल मतलब एक तरह से विलेन हो गया, ठीक है, जादू वगैरह। सॉइल मतलब क्या होता है आत्मा, यानी आत्माओं पर आधारित पुस्तक है। डॉक्टर फॉस्टर्स यानी सॉइल टू द डेविल यानी इसकी चर्चा है। अब है इसमें जो है महत्वपूर्ण कैरेक्टर कौन कौन सा है तो डॉक्टर फॉस्टर्स में जो है यह डॉक्टर फॉस्टर का कैरेक्टर है। उसके बाद जो है अगला कैरेक्टर है अगला कैरेक्टर है मेफिस्टोफेल का कैरेक्टर है। मेफिस्टोफेल्स का कैरेक्टर है। लूसीफर का कैरेक्टर है। उसके बाद गुड एंजल और एविल एंजल का कैरेक्टर है। यानी डॉक्टर फॉस्टर का कैरेक्टर है मेफिस्टोफेल्स का कैरेक्टर है, लूसीफर का कैरेक्टर है, गुड एंजल और एविल एंजल का कैरेक्टर है। अगला देख लेते हैं इसमें महत्वपूर्ण लाइन कौन कौन सा है तो इसमें महत्वपूर्ण लाइन है, पहला लाइन है द रिवार्ड ऑफ सिन इज डेथ दैट्स वार्ड, यानी क्या होता है मतलब क्या होता है कि सिन मतलब क्या होता है पाप, यानी पाप करोगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है तो डेथ निकलता है। यानी द रिवार्ड ऑफ सिन इज डेथ दैट्स वार्ड, ठीक है। अगला लाइन देख लेते हैं हेल इज एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर हियर। हेल इज एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर हियर।
हेल मतलब क्या होता है, नरक, यानी नरक क्या है तो खाली है, और ऑल डेविल्स आर हियर, यानी जितने भी जैसे डेविल मतलब क्या, अभी क्या होता है विलन टाइप के लोग हैं, सब क्या है तो यहाँ पे है। उसके बाद अगला लाइन है, वाज दिस द फेस दैट, वाज क्या है तो वाज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड थाउजेंड्स शिप्स एंड बर्न्ट द टॉपलेस टावर्स ऑफ आइमन, यानी बर्न्ट मतलब क्या होता है जल जाना, ठीक है। क्या है लैंड तो वाट दिस द फेस दैट लॉन्च्ड थाउजेंड्स शिप्स एंड बर्न्ट द टॉपलेस टावर्स ऑफ मतलब आइहम। ये सारा लाइन जो है कहाँ से लिया गया है तो डॉक्टर फॉस्टर से लिया गया है। टेम्बुलेन द ग्रेट, यानी ये पुस्तक जो है क्रिस्टोफर मार्लोई के द्वारा लिखा गया है, यानी टेम्बुलेन द ग्रेट का पुस्तक के लेखक क्रिस्टोफर मार्लोई है। इसमें जो है महत्वपूर्ण कैरेक्टर कौन कौन सा है तो टेम्बुलेन का कैरेक्टर है जेनो, क्या है तो जेनो क्रेट का कैरेक्टर है। उसके बाद है कोर्से, कोर्से का कैरेक्टर है, कोर्से नहीं कोर्से का कैरेक्टर है। उसके बाद जो है बेजा जेथ, यानी क्या लिखा हुआ है तो बेजा जेथ का कैरेक्टर है, यानी महत्वपूर्ण कैरेक्टर कौन कौन है टेम्बुलेन, जीनोक्रेट हो गया, उसके बाद देखिए कोसरे हो गया, उसके बाद बेजा जेट का कैरेक्टर है। जिसमें टेम्बुलेन क्या होता है ये पुअर शेफर्ड होता है जो बाद में राजा बन जाता है। उसके बाद जीनोक्रेट क्या होता है ये टेम्बुलेन की पत्नी होती है। कोर्से क्या होता है ये पर्शियन क्या होता है राजा होता है, क्या होता है कोर्सन जो होता है ये पर्शिया का क्या होता है राजा होता है। जबकि बेजा जेट्स जो है ये टर्की का राजा होता है, जिसे टेम्बुलेन क्या करता है बाद में हराते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कोर्से जिसे कोर्से जो पर्शियन राजा होता है इसे क्या करता है तो टेम्बुलेन जो है इसे जो है धोखा दे देता है, किसे तो कोसरे को। उसके बाद देखिए टेम्बुलेन द ग्रेट में किस वर्ष का यूज हुआ है तो इसमें जो है ब्लैंक वर्ष का यूज हुआ है। अब हम लोग अगला पुस्तक देख लेते हैं द जियो ऑफ माल्टा। जियो ऑफ माल्टा पुस्तक के भी लेखक कौन है तो क्रिस्टोफर मार्लोई है इसके लेखक। इसमें जो घुसखोरी समाज और धर्म के बारे में चर्चा किया गया है। यह एक क्या है तो यह एक डार्क प्ले है, कैसा प्ले है तो यह एक डार्क प्ले है। और इसमें महत्वपूर्ण जियो ऑफ माल्टा महत्वपूर्ण कैरेक्टर कौन कौन सा है तो बारबस का कैरेक्टर है, क्या है तो बारबस का कैरेक्टर है। उसके बाद देखिए एबी गेल का कैरेक्टर है। उसके बाद फर्नीज का कैरेक्टर है। उसके बाद देखिए ईथा मोर का कैरेक्टर है, यानी ईथा मोर का कैरेक्टर है, यानी क्या वो कैरेक्टर हो गया चार गो बार के बारबास का कैरेक्टर है, एबी गेल का कैरेक्टर है, फर्नीज का कैरेक्टर है और ईथा मोर का कैरेक्टर है। जिसमें बारबास क्या होता है तो यह एक अमीर राजा होता है। एबिगिल क्या होता है तो यह जो है एबिगिल जो है यह बारबास की क्या होती है बेटी होती है। फर्नीज क्या होता है तो यह जो है माल्टा का क्या होता है तो यह गवर्नर होता है। जबकि इथामोर क्या होता है यह एक नौकर होता है, क्या होता है तो नौकर होता है, यह इसमें कैरेक्टर है। यानी जी ऑफ माल्टा के लेखक कौन है तो क्रिस्टोफर मार्लोई है। यह एक डार्क प्ले है और इसमें एक महत्वपूर्ण लाइन है, इसमें एक महत्वपूर्ण लाइन क्या है इनफाइनाइट रिचेज इन अ लिटिल रूम, यानी इनफाइनाइट रिचेज इन अ लिटिल रूम, यानी बहुत सारे जो धन संपत्ति से नहीं कहता है कि बहुत छोटे ही जगह में बहुत सारे धन है। तो यानी इनफाइनाइट रिचेज इन अ लिटिल रूम, यानी एक छोटे से ही रूम में पूरा जितना भी क्या है तो इनफाइनाइट संपत्ति है, यानी बहुत सारे धन है। यह लाइन कहाँ से लिया गया तो जियो ऑफ माल्टा से लिया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जियो ऑफ माल्टा से प्रभावित होकर शेक्सपियर ने द मर्चेंट ऑफ वेनिस पुस्तक को लिखा है। यानी द मर्चेंट ऑफ वेनिस पुस्तक यह शेक्सपियर ने लिखा है, किससे प्रभावित होकर तो जियो ऑफ माल्टा बुक से प्रभावित होकर के लिखे हैं। अब शेक्सपियर को देख लेते हैं। इनका जन्म जो है 23 अप्रैल 1564 को हुआ था, जबकि मृत्यु जो है 1616 में हुआ था, यानी 52 साल की उम्र में इसका मृत्यु हुआ था। यह इसे दफनाया कहा गया था तो होली ट्रिनिटी चर्च में इन्हें दफनाया गया था। शेक्सपियर की पत्नी का नाम था एने हैथवे, इसकी पत्नी का नाम था, जो इनसे 8 वर्ष क्या थी तो बड़ी थी। उसके बाद देखिए सुजान जो है शेक्सपियर की बेटी थी, जिन्हें इन्होंने सुजान को जो है द ग्लोबल थिएटर जो है उपहार में दिया था। कौन तो शेक्सपियर ने अपनी बेटी सुजान को ग्लोबल थिएटर उपहार में दिया था, जिसमें जो है 1613 ईस्वी में आग लग गया था। इसी आग लगने के क्रम में हेनरी 8 का जो है इसी में क्या हुआ तो मृत्यु हो गया। उसका शेक्सपियर के द्वारा जो है 39 प्ले और 154 जो है सोनेट जो है लिखा गया है। यानी इसमें महत्वपूर्ण क्या है तो पूछेगा कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर ने किस पुस्तक से इंस्पायर होकर लिखा था, जियो ऑफ माल्टा से लिखा था। उसके बाद बाकी द टेम्बुलेन द ग्रेट जो है ये क्रिस्टोफर मार्लोई का लिखा गया है, जो ब्लैंक वर्स में इसका यूज किया गया है। हेलमेट यह 1601 में विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है।
जो विलियम शेक्सपियर का जो है लॉन्गेस्ट प्ले है, यानी पूछेगा विलियम शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले कौन सा है, तो हेलमेट है। और यह किससे इंस्पायर है, तो यह बुक जो है द लायन किंग बुक से इंस्पायर है। उसके बाद देखिए इसमें मुख्य कैरेक्टर है, तो हेलमेट का कैरेक्टर है। हेलमेट क्या होता है, तो एक डेनमार्क का क्या होता है, तो राजा होता है। उसके बाद है क्लॉडियस। क्लॉडियस जो होता है ये इसकी पिता का हत्या कर देता है, यानी हेलमेट के जो पिता होता है उसका हत्या कर देता है। उसके बाद देखिए जर्ट्रूड। जर्ट्रूड क्या होती है, तो ये हेलमेट की क्या होती है, तो माँ होती है। उसके बाद है ओफेलिया। ओफेलिया जो होती है यह हेलमेट की क्या होती है, तो प्रेमिका होती है। जबकि पोलोनियस, पोलोनियस क्या होती है, तो पोलोनियस जो है इसकी प्रेमिका की पिता होती है। यानी यानी हेलमेट की प्रेमिका क्या है, तो ओफेलिया है, और ओफेलिया के मतलब पिता कौन है, तो पोलोनियस है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हेलमेट में एक लाइन है, टू बी और नॉट टू बी, यानी इसका अर्थ क्या होता है, हो भी सकता है नो भी हो सकता है। यानी टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, यानी हो भी सकता है नहीं हो सकता है, यह क्या है, तो एक क्वेश्चन है। यह लाइन जो है किसने कहा, तो यह लाइन जो है हेलमेट ने कहा है। अगला देख लेते हैं। समथिंग इज रोटेन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, यानी डेनमार्क एक जगह है जिसमें क्या होता है, समथिंग क्या होता है, हमेशा रोटेट करता रहता है। समझ गए, उसका मतलब यह लाइन इसमें किसने कहा है, तो यह जो है मर्सिलियस ने कहा है। क्या कहा, किसने कहा है, तो मर्सिलियस ने कहा है। अगला देख लेते हैं। देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड, यानी कहता है देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड, यानी बट थिंकिंग मेक्स इट सो, यानी देयर इज नथिंग आइदर गुड या बैड, यानी कोई भी चीज या तो अच्छा या बुरा नहीं होता है, बट थिंकिंग मेक्स इट सो, यानी जो हम लोग सोचते हैं वही मतलब होता है। ठीक है, अब ये लाइन जो है इसमें किसने कहा है, तो हेलमेट ने कहा है। यानी जो हम लोग सोचते हैं वही क्या होता है, बनता है। यानी मैक्स मतलब क्या होता है, बनना, जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा बनता है। अगला देख लेते हैं मैकबेथ। मैकबेथ जो है 1606 में शेक्सपियर ने लिखा है। किसने, तो शेक्सपियर ने लिखा है। कितना, कब, तो 1606 में। इसमें कैरेक्टर है, मैकबेथ का कैरेक्टर है, लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर है, किंग डनकन का कैरेक्टर है। उसके बाद देखिए बैंको का कैरेक्टर है, दी थ्री विट्स का कैरेक्टर है। इसमें देखिए मैकबेथ क्या होता है, तो मैकबेथ जो है मैकबेथ इसमें मैकबेथ क्या होता है, तो स्कॉटलैंड का क्या होता है, तो राजा होता है। लेडी मैकबेथ इसकी पत्नी होती है। किंग डुकन, किंग डुकन क्या होता है, तो किंग जो है, डुकन जो है, इनके जो है हत्या मैकबेथ कर देता है। यानी मैकबेथ जो है किंग डुकन की क्या कर देता है, तो हत्या कर देता है। और बैंक्यू एक क्या होता है, तो बैंको जो है इसका एक दोस्त होता है, यानी जो एक योद्धा होता है, दी थ्री विट्स जो होता है, ये क्या होता है, तो यह डायन होती है। क्या होती है, तो डायन होती है। अब इसमें एक लाइन है, बहुत ही फेमस लाइन है, फेयर इज फॉल, यानी फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर, यानी फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर। ठीक है, यह लाइन जो है बोलेगा किस फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है, तो यह जो है कैसमस का एग्जाम्पल है। किसका, तो कैसमस का एग्जाम्पल है, यानी विपरीत समरूपता। यानी ये वर्ड देखिए जिस तरह से गया है इसके जस्ट अपोजिट हो गया, तो इसे कहा जाता है कैसमस, यानी विपरीत समरूपता कहा जाता है। यानी एक बार देख लेते हैं हेमलेट। हेमलेट जो है 1601 में विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। यह जो हेलमेट जो है द लायन किंग से इंस्पायर है। इसमें जो है हेलमेट जो डेनमार्क का राजकुमार होता है। क्लाउडियस क्या होता है, तो क्लाउडियस जो है इनकी क्लाउडियस जो है इनके पिता का हत्या कर देता है। उसके बाद देखिए जर्ट्रूड, यह जो है इसकी माँ होती है। ओफेलिया इनकी पत्नी होती है। और पोलोनियस जो ओफेलिया की क्या होती है, पिता होता है। उसके बाद टू बी और नॉट टू बी, यह एक लाइन है, दैट इज द क्वेश्चन, यह हेलमेट ने कहा है। समथिंग इज रोटेन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, यह जो है मार्सिलियस ने कहा है। उसके बाद देखिए देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, यानी यह भी लाइन हेलमेट ने कहा है। मैकबेथ 1600 में शेक्सपियर ने लिखा है। उसके बाद देखिए इसमें कैरेक्टर था मैकबेथ का, लेडी मैकबेथ का, किंग डुकन का, बैंको का कैरेक्टर था, द थ्री विट्स का कैरेक्टर था। उसके बाद फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर, यह लाइन जो है मैकबेथ से लिया गया है। अब पूछेगा शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले क्या है, तो हेमलेट है। क्या है, तो हेमलेट है। ओथेलो, ये जो है शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। ओथेलो जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। इसमें मुख्य कैरेक्टर है ओथेलो यागो का। उसके बाद देखिए डेस्डेमोना का कैरेक्टर है एमिलिया, यानी एमिलिया। और उसके बाद जो है केसियो, यानी इतना कैरेक्टर है
जिसमें जो है ओथेलो का जो है इयागो जो होता है, इयागो जो है ओथेलो का क्या है तो दुश्मन है। उस पर देखिए डेस्डेमोना क्या है तो डेस्डेमोना, यह जो है ओथेलो की क्या होती है तो यह पत्नी होती है, यानी इयागो जो है ओथेलो का दुश्मन है, जबकि डेस्डेमोना जो है यह ओथेलो की क्या है तो पत्नी है। उसका जो है इमलिया जो है इयागो की क्या है तो पत्नी है, यानी इयागो की पत्नी कौन है तो इमलिया है, जबकि डेस्डेमोना जो है यह ओथेलो की क्या है तो पत्नी है। उसके बाद है केसियो जो है ओथेलो का क्या है तो लेफ्टिनेंट है, यानी सेनापति है। क्या है तो केसियो जो है केसियो यह ओथेलो का क्या है तो सेनापति है। ओथेलो में जो है कुछ महत्वपूर्ण लाइन है, ओ बीवेयर माय लॉर्ड ऑफ जेलेसी इट इज द ग्रीन आइज मॉन्स्टर, यानी यह लाइन जो है इसमें किसने कहा है तो इयागो ने कहा है। किसने कहा है तो इयागो ने कहा है, जो क्या होता है ओथेलो का क्या होता है दुश्मन होता है। मॉन्स्टर मतलब क्या होता है विलेन होता है। अगला लाइन है रेपुटेशन ओह आई हैव लॉस्ट माय रेपुटेशन, यानी यह लाइन जो है केसियो ने कहा है, जो ओथेलो का क्या होता है तो लेफ्टिनेंट यानी सेनापति होता है। उसके बाद देखिए किंग लियर जो है 1606 में जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। किंग लियर का कैरेक्टर है। उसके बाद है कॉर्डेलिया की कैरेक्टर है। उसके बाद है गोनेरिल का कैरेक्टर है, गोनेरिल और रीगल, यानी रीगन का कैरेक्टर है, एडमंड का कैरेक्टर है और द फूल का कैरेक्टर है। यानी द फूल क्या होता है, जैसे ना होता है कि किसी भी दरबार में होता है हंसी मजाक करने वाला, उसे ही द फूल कहा जाता है। अब इसमें देख लेते हैं किंग लियर क्या होता है तो राजा है। किंग लियर क्या है तो राजा है। उसके बाद देखिए कॉर्डेलिया क्या है तो बेटी है, यानी किंग लियर की क्या है तो बेटी है। लेकिन ये कैसा बेटी है तो यह एक अच्छी बेटी है। कि कौन सा कैसा बेटी है तो अच्छी बेटी है, जबकि गोनेरिल और रीगन जो है यह दो बेटी है जो किंग लियर को क्या करती है तो यह धोखा दे देती है। यानी किंग लियर की क्या होता है तो कॉर्डेलिया क्या है तो किंग लियर की अच्छी बेटी है, जबकि गोनेरिल और रीगन यह जो है यह दोनों बेटी जो है किंग लियर को धोखा दे देती है। उसके बाद है एडमंड जो है यह किंग लियर का क्या होता है तो बेटा है, जबकि द फूल ऐसा आदमी होता है जो हंसी मजाक करने वाला दरबार में हर कोई रखता है। तो और यह कैसा बेटा है एडमंड जो है इसका बेटा है, लेकिन कैसा बेटा है तो बॉर्न आउट ऑफ वेटलॉक, यानी एक लीगल सन होता है, एक होता है इलीगल सन, तो यह एक इलीगल सन है। अब देखते हैं किंग लियर में कुछ महत्वपूर्ण लाइन है। पहला लाइन देख लेते हैं, कहता है नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, यानी कुछ नहीं के बदले, मतलब नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, यानी कुछ नहीं है तो कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं आएगा। यानी यह लाइन जो है किसने कहा है तो किंग लियर राजा ने कहा है। उसके बाद देखिए द विल इज कम फुल सर्किल आई एम हियर, यह लाइन जो है एडमंड ने कहा है। किसने कहा है तो यह लाइन जो है द विल इज कम फुल सर्किल, यानी एक विल जो होता है कम फुल सर्किल, यानी फुल सर्किल में जैसे इस तरह से आता है आई एम हियर, मैं यहाँ पे हूँ, यानी मैं यहाँ पे हूँ, घूम घाम के कहीं भी आओगे तो यहीं आओगे। एडमंड हो गया, किसने कहा था तो एडमंड। उसके बाद रोमियो एंड जूलियट, यानी रोमियो और जूलियट जो है 1597 में विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। और इसमें जो है दो फैमिली होता है, एक होता है मोंटागस, एक होता है मोंटाग्यूज और एक होता है कैपुलेट्स, यानी दो फैमिली है। रोमियो एंड जूलियट में जो है क्या है तो मोंटागुस और कैपुलेट्स, यानी दो फैमिली है जो एक दूसरे को क्या करता है, ये कट्टर दुश्मन होता है, यानी वो उसको देखना नहीं चाहता, वो उसको देखना नहीं चाहता है। लेकिन मोंटा क्या है तो मोंटागुस जो है ये रोमियो का परिवार है और जूलियस जो है ये कैपुलेट्स का परिवार की है। अब इन दोनों में क्या होता है प्यार हो जाता है, जबकि इन दोनों फैमिली में नहीं पड़ता है, लेकिन इसको इसके फैमिली से प्यार हो जाता है, इसको इसके फैमिली से प्यार हो जाता है। इसमें इसी का स्टोरी है। अब इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण लाइन है, उस लाइन को हम लोग मौखिक देख लेते हैं। इसमें कहता है एक लाइन है ओ रोमियो वेयर फॉर आर्ट दाओ रोमियो, यानी यह लाइन जो है इसमें जूलियट ने कहा है। अगला लाइन है 10 विथ अ किस आई डाई, यानी पहले मैं किस करूंगा तब मरूंगा, यह लाइन जो है रोमियो ने कहा है। उसके बाद अगला लाइन है फॉर नेवर वाज अ स्टोरी ऑफ मोर वई WOE देन दिस ऑफ जूलियट एंड हर रोमियो,
यह लाइन जो है प्रिंस ने कहा है। किसका है? तो ये सारा लाइन जो है किंग लियर का, सॉरी, रोमियो एंड जूलियट का लाइन है। जूलियस सीजर, यह जो है 1599 ईस्वी में किसके द्वारा? तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। यानी जूलियस सीजर के लेखक कौन है? तो विलियम शेक्सपियर है। इसमें जो है जूलियस सीजर का कैरेक्टर है, उस पर देखिए ब्रूटस का कैरेक्टर है, उसके बाद कैसियस का कैरेक्टर है, मार्क एंटोनी का कैरेक्टर है, पोर्टिया का कैरेक्टर है, पोर्टिया का कैरेक्टर है। इसमें देखिए जूलियस सीजर, यह जो है इसमें जूलियस सीजर का दोस्त कौन होता है? तो ब्रूटस जो है इसका दोस्त होता है, लेकिन बाद में जाकर के ये दुश्मन हो जाता है, क्योंकि जूलियस सीजर जो है यह रोम का, जूलियस सीजर में रोम साम्राज्य के बारे में चर्चा है। जो ब्रूटस जो इसका दोस्त है, जो रोम के लिए लास्ट में क्या होता है? इसका दुश्मन हो जाता है। और कैसियस जो होता है यह जूलियस सीजर के हत्या करने के लिए ये मास्टर माइंड होता है, यानी प्लान बनाता है। मार्क एंटोनी जो है इसका दोस्त होता है, जो बाद में जूलियस सीजर के मौत का क्या करता है? तो बदला लेता है। उसके बाद है पोर्टिया क्या होता है? तो पोर्टिया जो है, पोर्टिया यह सभी कुछ जानती रहती है, और यह क्या होती है? तो ब्रूटस की पत्नी होती है। यानी कहने का मतलब यह है जूलियस सीजर का यह दोस्त था, बाद में रोम के लिए यह इसकी हत्या कर देता है, लेकिन इस हत्या का मास्टरमाइंड कैसे क्या होता है? तो कैसियस होता है। मार्क एंटोनी जो इसका दोस्त होता है, जो जूलियस सीजर के मौत का बदला लेता है। पोर्टिया जो है यह ब्रूटस की पत्नी होती है, और इसके ये सारा कुछ जानती रहती है। अगला इसमें लाइन है, इसमें जूलियस सीजर का लाइन है इट टू, क्या है? तो इसका लाइन है एट टू ब्रूटे। यह किसने कहा है? तो यह जो है जूलियस सीजर ने कहा है। किसने? तो जूलियस सीजर ने कहा है। किसके लिए कहा है? तो ब्रूटे, मतलब ब्रूटे के लिए कहा है। उसके बाद देखिए, क्योंकि ये क्या होता है? इसका दोस्त था, जो बाद में ये क्या करता है? हत्या कर देता है। उसके बाद देखिए अगला लाइन है क्वार्ट्स डाई मेनी टाइम्स, यानी क्वार्ट्स डाई मेनी टाइम बिफोर देयर डेथ, और द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। यानी कहने का मतलब क्या है? तो इसमें क्वार्ट्स डाई मेनी टाइम, यानी एक तो कौवा ना होता है, जैसे एक अजीब टाइप का आदमी होता है, उसका मृत्यु जो है रोज होता है, लेकिन ब्रेव जो आदमी होता है उसका मृत्यु केवल एक ही बार होता है। इसमें ये इस लाइन का अर्थ एक यही निकलता है। उसको देखिए फ्रेंड्स, रोमन, कंट्रीमैन, उसके बाद देखिए लैंड मी योर ईयर्स, यानी फ्रेंड्स, रोमन्स, क्या है? तो रोमन्स, कंट्रीमैन, लैंड मी योर ईयर्स। यानी यह लाइन इसमें जूलियस सीजर में किसने कहा है? तो मार्क एंटोनी ने कहा है। अगला देख लेते हैं। अगला पुस्तक है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। क्या है? तो एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। यह जो है 1607 में विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। यानी एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा के लेखक कौन है? तो विलियम शेक्सपियर है, जो 1607 में लिखा गया। इसमें मुख्य कैरेक्टर है तो मार्क एंटोनी है। मार्क एंटोनी क्या होता है? तो इसमें जनरल होता है। उस पर क्लियोपेट्रा कौन होता है? तो क्लियोपेट्रा जो है इजिप्ट की क्या होती है? तो महारानी होती है। मार्क एंटोनी जो यह जनरल है, जबकि क्लियोपेट्रा क्या होती है? तो यह इजिप्ट की महारानी होती है। उसके बाद देखिए ऑक्टावियस मतलब सीजर, ऑक्टावियस सीजर के नाम पर ही अक्टूबर महीना का नाम पड़ा है। उसके बाद देखिए इनोबार्बस क्या होता है? तो इनोबार्बस जो है यह मार्क एंटोनी का क्या होता है? तो वफादार नौकर होता है, जो बाद में क्या हो जाता है? तो दुश्मन बन जाता है। कौन? इनोबार्बस जो है यह मार्क एंटोनी का वफादार नौकर होता है, जो बाद में दुश्मन बन जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है चर्मियन एंड आयरस। क्या है? तो चर्मियन एंड आयरस, ये दोनों क्या होता है? तो यह जो है क्लियोपेट्रा के नौकर होता है। यानी इजिप्ट की जो महारानी है क्लियोपेट्रा, इसकी ये क्या है? तो चर्मियन एंड आयरस जो है ये दोनों इसका नौकर होता है। अब देखिए एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, इसमें एक लाइन है दिस इज द नोवेलिस्ट। क्या है? तो नोवेलिस्ट, दिस इज द नोवेलिस्ट रोमन ऑफ देम ऑल। यानी दिस इज द नोवेलिस्ट रोमन ऑफ देम ऑल। यह लाइन जो है यह मार्क एंटोनी किसने लिखा है? तो मार्क एंटोनी ने लिखा है। और किसके बारे में लिखा है यह लाइन? तो यह लाइन जो है मार्क एंटोनी ने किसके बारे में लिखा है? तो ब्रूटस के बारे में लिखा है। ब्रूटस जो उसका दोस्त होता है, जो उसका हत्या कर देता है। यानी यहाँ कहानी के देखिए, इस कहानी को उस कहानी से मैच करके इस लाइन को लिखा गया है।
ए मिडनाइट समर्स ड्रीम, ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, यह पुस्तक विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। ये एक मैजिकल क्या है तो कॉमेडी है, और इसमें कैरेक्टर है किसका तो थीसियस का कैरेक्टर है, और हिप्पो क्या है तो हिप्पो लाइटा का कैरेक्टर है। यानी जो इसमें क्या होता है तो इसका हम पहले देख लेते हैं। जिसमें थीसियस जो होता है, यानी यह थीसियस जो होता है ड्यूक ऑफ एथेंस, यानी एथेंस का क्या होता है तो राजकुमार होता है। उसके बाद देखिए उसके बाद हिप्पोलाइटा, हिप्पोलाइटा क्या है तो हिप्पोलाइटा जो है ये अमेजोन की क्या है तो महारानी है। जो इन दोनों में क्या होता है तो शादी होने वाला होता है। इसमें एक लाइन है, द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ, यानी द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ, यानी जो सच्चा प्यार होता है वो कभी भी स्मूथ नहीं चलता है। यह किसने तो लेसेंडर ने यह लाइन कहा है। किसने तो लेसेंडर ने ये लाइन इसमें कहा है। लेकिन यह लाइन कहाँ से लिया गया है तो द मिड समर नाइट्स ड्रीम से लिया गया है, जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। अब अगला देख लेते हैं, एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट, यह जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। यह एक क्या है तो पास्टोरल कॉमेडी है। पास्टोरल कॉमेडी का अर्थ हो गया खुले मंच पर जो कॉमेडी होता है, जैसे गांव घर में पहले ना होता है खुले पर स्टेज बना दिया जाता था, उस तरह का है। तो पास्टोरल कॉमेडी हो गया, ठीक है। इसमें देखिए रोसालिंड का कैरेक्टर है, उसके बाद देखिए ऑरलैंडो का कैरेक्टर है, उसके बाद जैक्यूज का कैरेक्टर है, टच स्टोन का कैरेक्टर है, उसके बाद ड्यूक सीनियर का कैरेक्टर है। इसमें लोसानिज क्या होता है तो यह एक महिला होती है, लेकिन यह एक लड़की होती है, लेकिन यह लड़का का भेष बदल के रहता है। जबकि ऑरलैंडो जो है यह एक लड़का होता है, लेकिन यह जो है इसे मतलब क्या होता है तो इससे प्यार कर बैठता है। क्या इससे क्या कर मतलब प्यार कर बैठता है, जबकि यह होती है लड़की, लेकिन लड़का का भेष बना लेता है। इसके बावजूद भी यह इससे प्यार कर बैठता है, लेकिन यह होती वास्तव में लड़की होती है। उसके बाद जैक्यूज जो है यह जो है जंगल में रहना पसंद करती है। उसका देखिए टच स्टोन, यह एक क्या है तो यह एक वीटी फूड है, यानी एक वीटी फूल है, यानी समझदार मूर्ख है। और ड्यूक सीनियर जो है ये क्या करता है, ड्यूक सीनियर जो है ये अपने भतीजा और भतीजी को इस कहानी में अपने घर से निकाल देती है। अब देखिए इसमें जो है लाइन है, इसमें क्या लाइन है, एज यू लाइक इट में एक लाइन है कि ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, क्या है तो ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, एक स्टेज है, एंड ऑल द मैन एंड वोमेन मेयरली प्लेयर, यानी इस क्या है तो ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वोमेन मेयरली प्लेयर, यानी जो इसमें जो है मैन और वोमेन है वो इसका क्या है एक प्लेयर है, यानी खिलाड़ी है। यह लाइन इसमें ये कहाँ से लिया गया है तो एज यू लाइक इट से लिया गया है, जैक्यूज ने इसमें कहा है। इसमें देखिए अगला लाइन है, द फूल डोथ थिंग्स, क्या है तो द फूल डोथ थिंग्स ही इज वाइज, यानी मूर्ख सोचता है कि वो बुद्धिमान है, बट द वाइज मैन नोज हिमसेल्फ, जबकि जो बुद्धिमान लोग है वो खुद में वो चीज को क्या करता है तो जानता है। उसके बाद टू बी अ फूल, यानी द फूल डोथ थिंग्स ही इज वाइज, यानी मूर्ख जो है अपने आप को बुद्धिमान समझता है, बट द वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी अ फूल, यानी बुद्धिमान लोग खुद को क्या करते हैं, खुद को वो जानता है कि खुद को बेवकूफ मतलब कैसे बनाया जाता है वो चीज जानता है। उसके बाद इसे यह स्टोन ने यह कहा है। द कॉमेडी ऑफ एरर, यह जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, और यह जो है द कॉमेडी ऑफ एरर यह विलियम शेक्सपियर का सबसे शॉर्टेस्ट कॉमेडी है। पूछेगा सबसे शॉर्टेस्ट कॉमेडी शेक्सपियर का कौन है तो द कॉमेडी ऑफ एरर है। इसमें एक लाइन है, टाइम इज अ ग्रेट टीचर बट अनफॉर्चुनेटली, क्या है तो इट किल्स ऑल इट्स पुपिल्स, यानी यह जो है किसने कहा है तो ड्रोमिया ने कहा है ये लाइन। और मतलब टाइम क्या है एक ग्रेट चीज है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब क्या होता है, फॉर्चुनेटली होता है भाग्य, और अनफॉर्चुनेटली मतलब क्या होता है दुर्भाग्य, ठीक है। अब देखिए आई एम नॉट एन एस, क्या है तो आई एम नॉट एन एस, उसके बाद आई एम अ मैन एंड आई एम नॉट अ मैन, यानी आई एम नॉट एन एस यानी मैं गधा नहीं हूँ, आई एम अ मैन मैं आदमी हूँ, आई एम नॉट अ मैन हु इज एन एस, यानी आई एम नॉट अ मैन हु इज एन एस, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ जो एक गधा की तरह है, यानी मतलब एक गधा है,
ऐसा आदमी नहीं हुआ जो कि एक गधा है, यानी इस तरह नहीं हुई। यह लाइन कहाँ से लिया गया है, तो यह लाइन जो है कॉमेडी ऑफ एरर से लिया गया है। अब है अगला पुस्तक देख लेते हैं, लव्स लेबर लॉस्ट। यह जो है शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। इसमें जो है मतलब 3 दोस्त होता है, लव्स लेबर लॉस्ट में 3 दोस्त होता है, जो क्या करता है कि मतलब कहता है कि हम किसी से प्यार नहीं करेंगे, लेकिन उस प्यार को निभाने के लिए वो कसम भी ना टूटे और वो इस तरह से रिलेशन को रखता है। इसी का कहानी है इसमें। यह जो है एलिस्ट्रेशन का एग्जाम्पल है। एलिस्ट्रेशन का एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है, देखिए इसका जो है प्रत्येक वर्ड का जो है प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर क्या हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है, इसी को कहा जाता है एलिस्ट्रेशन कहलाता है। उसके बाद देखिए अगला पुस्तक देख लेते हैं, मेजर फॉर मेजर, यानी यह जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है और यह एक डार्क कॉमेडी है। मेजर फॉर मेजर क्या है, तो एक डार्क कॉमेडी है जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। उसमें कैरेक्टर है क्या है, तो ड्यूक विंसेंटियो का कैरेक्टर है। क्या है, तो ड्यूक विंसेंटियो का कैरेक्टर है। उसके बाद देखिए एंजेलो का कैरेक्टर है। उसके बाद है इसाबेला का कैरेक्टर है, यानी इजाबेला का कैरेक्टर है, इसाबेला का कैरेक्टर है। इसमें मेजर फॉर मेजर में जो है एक लाइन है, द लो हाथ, क्या है, तो द लो हाथ नॉट बीन डेड। क्या है, द लो हाथ नॉट बीन डेड थ्रू इट हार्ट स्लेप्ट। ठीक, यह लाइन कहाँ से लिया गया, तो मेजर फॉर मेजर से लिया गया। द लो हाथ नॉट बीन डेड, डेड मतलब क्या होता है, मर गया, मतलब मर चुका है, यानी थॉट इट हाथ स्लेप्ट, यानी यह जो है ड्यूक विंसेंटियो का क्या है, तो ड्यूक विंसेंटियो का क्या है, तो यह लाइन है जो कहाँ किससे लिया गया है, तो मेजर फॉर मेजर से लिया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं, ऑल्सवेल दैट इंसवेल। यह जो है शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। इसमें कैरेक्टर है हेलेना का कैरेक्टर है और बेर्ट्रम का कैरेक्टर है, यानी ऑल्सवेल दैट इंसवेल यह पुस्तक जो है शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, जिसमें हेलेना नामक क्या होती है, एक लड़की होती है, जो बेर्ट्रम क्या होता है, यह राजा होता है, इसका नौकर होता है, लेकिन बाद में ये इससे प्यार कर बैठती है। उसके बाद देखिए इसमें एक लाइन है, ऑल्सवेल दैट इंसवेल, यदि ये लाइन जो है ऑल्सवेल दैट इंसवेल पुस्तक से लिया गया है, जो काउंटेस ऑफ क्या है, तो रोसी क्या है, तो रोसी लन है। क्या है, तो रोसी लन है। ठीक है, इसके काउंटेस ऑफ रोसिलन, यानी यह लाइन इसके द्वारा लिखा गया, लेकिन ये लिया किससे है, तो ऑल वेल दैट इंसवेल से लिया गया। अब है कैसे, लव ऑल थर्स्ट अ फ्यू, कैसे, लव ऑल थर्स्ट अ फ्यू डू रॉन्ग टू नन। इसका अर्थ क्या होता है जानते हैं, लव ऑल यानी सभी से प्यार करो, थर्स्ट अ फ्यू यानी कुछ पे विश्वास करो, और डू नॉट डू रॉन्ग टू नन यानी किसी के साथ गलत मत करो। यह जो है किंग ऑफ फ्रांस ने यह लाइन को लिखा है, लेकिन यह लिया कहाँ से गया है, तो ऑल वेल दैट इज वेल से यह लाइन लिया गया है। अब देख लेते हैं अगला, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो शेक्सपियर है, विलियम शेक्सपियर है। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना पुस्तक के लेखक विलियम शेक्सपियर है, और इसमें कैरेक्टर है वैलेंटाइन का कैरेक्टर है, सॉरी वैलेंटाइन का कैरेक्टर है, प्रोटियस की कैरेक्टर है। उसके बाद देखिए सिलिविया का कैरेक्टर है और जूलिया का कैरेक्टर है, जिसमें वैलेंटाइन और प्रोटियस दोनों दोस्त होता है, जिसे सिलिविया नामक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन बाद में जो है वैलेंटाइन का शादी सिलिविया से हो जाता है, लेकिन प्रोटियस का शादी जो है जूलिया से हो जाता है। अगला देख लेते हैं, इसमें लाइन है, ऑल इज नॉट गोल्ड डाइट ग्लिटर्स, यानी ऑल इज नॉट गोल्ड डाइट ग्लिटर्स। यह लाइन जो है वैलेंटाइन ने लिखा है, यानी सभी चमकने वाली वस्तुएं जो है सोना नहीं होती है। और यह जो है यह लाइन क्या कहते हैं, यह शेक्सपियर के द्वारा एक और बुक है उसमें भी कहानी में लिखा गया है, उस कहानी का नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, में भी यह लाइन लिखा है, यानी ऑल इज नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स। यह लाइन वैलेंटाइन ने लिखा है, किससे लिया गया, तो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना से। और यह जो है एक और शेक्सपियर का जो बुक है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, यह लाइन जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी यही लाइन है कि ऑल इज नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स। ठीक है, अब है द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर या विंडसोर पढ़ेंगे, विंडसोर, द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर। यह जो है पुस्तक शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, यह क्या है, तो एक कॉमेडी बुक है, द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर। यह शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, यह कॉमेडी बुक है। इसमें कैरेक्टर है
सर जॉन फॉलस्टाफ का कैरेक्टर है। सर जॉन फॉलस्टाफ का कैरेक्टर है। उसको देखिए मिस्ट्रेस का कैरेक्टर, मिस्ट्रेस पेज यानी का कैरेक्टर है। उसको देखिए मिस्ट्रेस फोर्ड का कैरेक्टर है। इसमें क्या होता है, सर जॉन फॉलस्टाफ जो है कर्ज में डूब जाता है, जिसके कारण यह मिस्ट्रेस पेज और मिस्ट्रेस फोर्ड नामक दो महिलाओं को जो है प्रेम के जाल में फंसाता है और इससे पैसा ऐठने के चक्कर में होता है, लेकिन ये दोनों पहले से इस बात को जानता है। अब है रिचर्ड तृतीय, यानी इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है विलियम शेक्सपियर है, जिसमें यानी रिचर्ड तृतीय इस पुस्तक के लेखक शेक्सपियर है। और इसमें क्या है, तो हिस्टोरिकल ये प्ले ऑफ क्या है, तो रिचर्ड तृतीय क्या है, तो यह एक हिस्टोरिकल प्ले है। किसका, तो रिचर्ड तृतीय का क्या है, तो यह एक हिस्टोरिकल प्ले है। अब है लास्ट देख लेते हैं द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट जो है यह विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है और जो है यह विलियम शेक्सपियर का लास्ट प्ले है। कौन, तो द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट जो है विलियम शेक्सपियर का लास्ट प्ले है। द टेम्पेस्ट क्या है, तो विलियम शेक्सपियर का लास्ट प्ले है। और यह जो है इस प्ले में जो है किसका किसका कैरेक्टर है, तो प्रोस्पेरो का कैरेक्टर है और केलीबन का कैरेक्टर है। प्रोस्पेरो का और केलीबन का क्या है, तो कैरेक्टर है। यानी द टेम्पेस्ट शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, इसमें प्रोस्पेरो और केलीबन का कैरेक्टर है। और इसमें जो है मतलब द टेम्पेस्ट से इंस्पायर होकर एक बुक लिखा गया है, उस बुक का नाम है ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ब्रेव न्यू वर्ल्ड यह पुस्तक किससे इंस्पायर है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड पुस्तक जो है यह विलियम शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट से इंस्पायर है। लेकिन ब्रेव न्यू वर्ल्ड किसने लिखा है, तो अल्डोस हक्सली ने लिखा है। यानी ब्रेव न्यू वर्ल्ड पुस्तक अल्डोस हक्सली ने लिखा है। यह किससे इंस्पायर होकर लिखा है, तो शेक्सपियर की पुस्तक द टेम्पेस्ट से इंस्पायर होकर के लिखा है और यह द टेम्पेस्ट शेक्सपियर के लास्ट प्ले है। अब हम लोग देख लेते हैं कि शेक्सपियर के महत्वपूर्ण ट्रेजी बुक को देख लेते हैं। यानी ये ट्रिक याद रखेंगे HKOM, यानी शेक्सपियर ट्रेजी बुक पूछेगा तो HKOM, यानी मतलब H का अर्थ होता है हेमलेट, K का अर्थ होता है किंग लियर, O का अर्थ होता है ओथेलो और M का अर्थ होता है मैकबेथ। यानी ट्रेजी बुक कौन कौन सा है, तो हेमलेट है, किंग लियर है, ओथेलो है, मैकबेथ है।